नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी लगातार खास खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। पुनीत का भी बहुत बहुत स्वागत। तो बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी की बीजेपी सरकार एक और बड़ा फैसला ले सकती है। जी हां, लव जिहाद को लेकर बातचीत कर रहे हैं हम। लव जिहाद की शिकार पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। जी हां, कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद सिंह भदौरिया का बड़ा बयान देखने को मिला और अब तक लव जिहाद की शिकार हुई पीड़ितों के पुनर्वास पर भी सरकार विचार करेगी। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में यह सुझाव रखूंगा, यह भी कहा है। लव जिहाद को लेकर बन रहे कानून में सुझाव को शामिल किया जाए, यह भी भदौरिया ने कहा है। तो मसौदा तैयार हो चुका है, कैबिनेट की बैठक भी है और आज मसौदे को, ड्राफ्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। हरी झंडी मिलने के बाद इसको 28 दिसंबर को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है 28 दिसंबर से। तो एक बड़ा बयान भदौरिया का। विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तो जो बच्चियां छोड़ दी गई हैं, बच्चे हो गए दो बेचारे भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती हैं, तो उनका पुनर्वास की व्यवस्थाओं की दृष्टि से विचार करना चाहिए। और जिनने छोड़े हैं, जिनने षड्यंत्र किया, लव जिहाद किया, उनके से पूरा इनका भरण पोषण दिलाना चाहिए। नहीं हो तो उनकी संपत्तियों को कुर्की करना चाहिए, क्योंकि इसमें षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेंसी है। तो एक तो इस प्रकार का कुछ प्रावधान करते हुए पुराने विषयों को भी समाज में ये करना चाहिए। दूसरा, ये पैसा आता कहाँ से? बड़ी मात्रा में विदेशों से फंडिंग होती है, इन संस्थाओं को फंडिंग होती है। तो कहाँ से फंडिंग हो रही, किन किन संस्थाओं को फंडिंग हुई है और कौन कौन सी संस्थाएं इस सबको बढ़ावा दे रही हैं, किन किन को दिया गया है, इनकी भी विस्तृत जांच होना चाहिए। चाहे वो हमारा देश का, सेंट्रल का, सरकार का विषय हो, हमारे स्टेट का विषय हो, तो इनको भी जांच करके तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे कई विषयों को लेकर भी मैं अपने सजेशंस भी दूंगा और मुझे लगता है ये विचार भी होना चाहिए। लव जिहाद के खिलाफ तैयार किए गए ड्राफ्ट मसौदे पर कांग्रेस के लीगल सेल ने आपत्ति जताई। लीगल सेल के जेपी धनोपिया ने कहा, सरकार जब तक पुराने कानून को खत्म नहीं करती तब तक नया कानून नहीं ला सकती। विधानसभा में 1968 में बने पुराने कानून को खत्म करना पड़ेगा। सरकार पुराने कानून में संशोधन कर सकती है। सरकार ने नया ड्राफ्ट सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए तैयार किया है। सुनिए और क्या कहा धनुपिया जी ने। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम के संबंध में सबसे पहले प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा हम इस कानून बना रहे हैं, लव जिहाद को रोकने के लिए 2020 से कानून बना रहे हैं। हम लोगों ने इस बात के लिए कहा कि जब 1968 से ऑलरेडी कानून है, उसी नाम से ही है, मध्य प्रदेश स्वतंत्र अधिनियम 1968 क्या है, तो एक कानून के होते हुए दूसरा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको कानून में सुधार करना है, संशोधन करना है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय पार्टी की नीति और रीतियां तो बहुत अलग है, वो तो चाहते हैं कि उनका जो संघ प्रमुख है, संघ का जो हिडन एजेंडा है, कठोर हिंदुत्व, उसको लेकर उनको खुश करने के लिए, उनके बड़े बड़े नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पहले इन्होंने कहा कि 5 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा। जब चूंकि देखा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया, तो इन्होंने उसको 10 साल की सजा का प्रावधान करने का नियम बना दिया और थोड़े और भी ज्यादा बना दिए। तो मैं कहता हूं कि जब कोई कानून है, एक कानून के रहते हुए दूसरा कानून नहीं बनता है, उसमें संशोधन होना चाहिए। और अगर कानून बनाने की नई बात कर रहे हैं तो पुराने कानून को उनको पहले खत्म घोषित करना होगा, समाप्त घोषित कराना होगा विधानसभा के अंदर, उसकी निश्चित बनाना पड़ेगी। लेकिन सवाल इस बात है, उस कानून को जो 1968 से आज तक चल रहा था, कितने मुकदमे से दर्ज हुए, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, सरकार कुछ तो रिकॉर्ड बताए। आपने तो कुछ किया नहीं, आप तो नकारा बन के बैठे रहे। और चूंकि आज एक लव जिहाद के नाम पर लोगों में, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वर्ग में बहस छेड़ने के लिए एक नया कानून बनाकर जबरदस्ती इसको माहौल बनाने का वो कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं आज भी सलाह देता हूं कि उन्हें पुराने कानून में जो मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम 1968 है, संशोधन करना चाहिए, सारी धाराएं जोड़ना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में शांति के साथ व्यवहार हो और लोगों को किसी को टारगेट न बनाया जाए। तो लीगल सेल ने ड्राफ्ट को लेकर आपत्ति जाहिर कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त अनुराग श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अनुराग, इससे पहले मैं भदौरिया साहब की बात करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंत्री हैं अरविंद भदौरिया खासतौर से, उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए
वो जो आरोपी हैं उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। कैबिनेट बैठक को लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक 6:30 बजे शुरू होगी और उसमें आज लव जिहाद से जुड़े हुए मामले को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बयान दे रहे हैं लव जिहाद को लेकर, उसमें साफ तौर पर यह झलक रहा है कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें लव जिहाद से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद भदौरिया ने भी इस बात की मांग अब की है कि जो लव जिहाद की शिकार पीड़िता हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार को कदम उठाना होंगे, जो पीड़िता हैं उनके पुनर्वास के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे, और जो आरोपी हैं उनसे भरण पोषण के लिए उनकी संपत्ति को कुर्क करने का काम किया जाएगा। और इस बात को लेकर वो आज मुख्यमंत्री को सुझाव देने का भी काम करेंगे। साथ ही अरविंद भदौरिया ने इस बात की भी मांग की है कि जो लव जिहाद के मामलों को संस्थाएं फंडिंग करने का काम कर रही हैं उसको एक विस्तृत जांच। लेकिन अनुराग, एक बड़ा सवाल यह भी है क्योंकि मसौदा जो है, जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, कैबिनेट में इसे रखा जाएगा, वहां से पारित किया जाएगा, उसके बाद 28 दिसंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा, चर्चा होगी, मतदान होगा, उसके बाद पारित होगा, राज्यपाल के पास जाएगा, कानून बन जाएगा। तो क्या जो मसौदा तैयार हुआ है उसमें एड ऑन करने की जरूरत है? भदौरिया साहब की बात को और देखिए अभी मसौदा तैयार हुआ है लेकिन उसको अभी मंजूरी नहीं दी गई है। जब कैबिनेट में ये मसौदा लाया जाएगा तो उन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी जो मंत्रियों की तरफ से सुझाव निकल कर आ रहे हैं, और उसके बाद यदि जरूरत पड़ेगी तो उस ड्राफ्ट को दोबारा वापस किया जा सकता है और अगली कैबिनेट की बैठक में उस ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र होने में तकरीबन 1 महीने का समय बाकी है, 28 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो उससे पहले सरकार किसी भी कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट को मंजूरी दे सकती है। यानी कि अभी पर्याप्त समय सरकार के पास है। आज यदि कोई मंत्री सुझाव देगा लव जिहाद को लेकर बनने वाले कानून के संबंध में, तो उन बिंदुओं को भी विशेषज्ञों की राय के बाद समावेश किया जा सकता है। दिलचस्प बात तो ये है अनुराग की अभी जो मसौदा आप जैसा बता रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी संशोधन की गुंजाइश है, जैसा कि बयान आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय भी देंगे, आप कह रहे हैं कि पर्याप्त वक्त भी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से ही विरोध के सुर तेज कर दिए हैं। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी है, तो जाहिर सी बात है जो सत्र होगा काफी हंगामेदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए सीधे रुख करेंगे अब न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी वहां पर पुनीत मिश्रा मौजूद हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया। एनर्जी स्वराज यात्रा की अब बात कर लेते हैं। एनर्जी स्वराज यात्रा का आगाज आज कर दिया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये यात्रा 2020 से 2030 तक चलेगी। 28 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के कार्यक्रम में मंत्री हरदीप सिंह डंग भी शामिल हुए और इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि हम दूसरी धरती नहीं ला सकते और इसीलिए इस धरती को बचाने के लिए यहाँ के पर्यावरण को बचाना होगा। जीता तो वास्तव में वो है जो औरों के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, और आप तो पृथ्वी के लिए जी रहे, मतलब केवल मनुष्य मात्र का नहीं, जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी कल्याण इसी में निहित है। चेतन जो चेतना जगा रहे हैं उसमें हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। सवाल केवल सौर ऊर्जा का नहीं है, सवाल धरती के अस्तित्व का है और उस अस्तित्व को बचाना है, उस पर प्राणी मात्र के अस्तित्व को बचाना है, क्योंकि ऊर्जा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हम अव्यवहारिक बात नहीं कर सकते। हम कहें बिजली का उपयोग मत करो तो लोग तो करेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि खेती नहीं होगी, बाकी चीजें, उद्योग नहीं चलेंगे। हम बहुत पीछे नहीं लौट सकते, लेकिन ऊर्जा ऐसी हो जो प्योर हो, और वो सूरज की ऊर्जा है। नीमच जिले में 135 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया, फिर रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया,
अभी 5000 मेगावाट है, 2022 तक हम 10,000 मेगावाट तक इसको ले जाएंगे। घर की ऊर्जा का उपयोग अगर बिजली जलाने का, पंखा चलाने का, टीवी का अगर सोलर पैनल से ही बन सकती है तो कहां चक्कर में पड़ेंगे। उसके लिए अलग कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकता है। और एक फैसला और मैं कर रहा हूं कि सोलर एनर्जी के मामले में डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये मैं आज घोषित कर रहा हूं। हम आप जहां रहेंगे वहां से आपका उपयोग करें। इधर मुख्यमंत्री ने सोलर एनर्जी बस का भी उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने बस की सवारी भी की। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनोज ने। एनर्जी स्वराज यात्रा का मध्य प्रदेश से शुभारंभ हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बस को जो है हरी झंडी दिखाई है। चेतन सिंह सोलंकी ने इस बस को बनाया है। सोलर ऊर्जा से चलने वाली बस है और इस बस में करीब 11 साल तक वो मध्य प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों का सफ़र करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम उन्होंने मीटिंग हॉल से लेकर तमाम यहाँ पर बस के अंदर उन्होंने सोलर ऊर्जा से चलने वाले संसाधनों का इस्तेमाल किया है। 11 साल तक वो इस बस में सफ़र करेंगे। सोलर ऊर्जा को लेकर किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है उसको लेकर यहाँ पर वो चर्चा करेंगे, मीटिंग करेंगे और ट्रेनिंग सेशन भी उनका इसी बस के अंदर जो मीटिंग हॉल बनाया उसमें होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे संसाधन यहाँ पर दिए गए हैं। तमाम इंतजाम इस बस में किया गया है और उनका फैमिली ने पूरा उनका सपोर्ट किया है। और एक सोलर ब्रांड एम्बेसडर जो है मध्य प्रदेश का उनको सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के सोलर ऊर्जा मामले के चेतन सिंह सोलंकी ब्रांड एम्बेसडर भी रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान भी कर दिया है। हमारे साथ उनके फैमिली मेम्बर हैं, उन्हीं से जानेंगे। एक काफ़ी लंबा सफ़र उनका रहेगा। जी हाँ, तो हमने तो साहब बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार ने निर्णय लिया, दिल पे पत्थर रख के कि आज आदमी 11 दिन के लिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। वो आज 11 साल के लिए बच्चों को छोड़ रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है। और जो आप शिवराज सिंह जी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, सपोर्ट तो रहा ही है मेरा भी और मेरे बच्चों का भी। अब आगे मतलब हमें मैनेज करना है कि कैसे करते हैं और भगवान से मैं यही उम्मीद करूंगी कि उनकी यात्रा जिस काम के लिए निकले हैं वो उनकी यात्रा सफल हो। बिल्कुल, सोलर ऊर्जा को लेकर जिस तरीके से अभियान चलाया गया और 11 साल तक चेतन सोलंकी जिन्हें सोलर गांधी के नाम से जाना जाता है, सोलर मैन के नाम से जाना जाता है, उनका परिवार जो है उनके साथ है। हालांकि इस बस में सफ़र नहीं करेगा। अब सोलंकी जो है इस बस में सफ़र करके 11 साल तक अपने घर नहीं लौटेंगे। देश भर में भ्रमण करने के साथ जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। कैमरामैन खिलान के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की बात करते हैं। जबलपुर पहुंचे थे कृषि मंत्री कमल पटेल। न्यूज़ 18 से कई मसलों पर बात की। कहा कि हम किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने शहर से लगे हुए नारियल के खेत का निरीक्षण किया और कहा कि जल्द ही महाकौशल में मटर प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। विपक्ष को कृषि कानून का विरोध करने पर उन्होंने कहा है कि जो विरोध किया जा रहा है वो गलत है। केंद्र सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। हम किसानों को उनकी एमएसपी दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प ले चुके हैं। प्रदेश में नारियल का हमेशा यह इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा आगे भविष्य में कि नारियल मध्य प्रदेश में लेकर आए। इन्होंने 10 एकड़ में 2000 पौधे लगाए। 3 साल हुए पौधे लगे हुए और फल अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये 90-100 साल तक चलेंगे और हम आय देंगे। इससे किसान की आय, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमको किसान की आय 2 गुना 3 गुना 4 गुना करना है, क्योंकि हमारा मानना है कि किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। ये देश किसानों का देश है। इस देश की रीढ़ और आत्मा किसान है। एपीओ बना रहे हैं। अब जैसे यहाँ के 100 किसान 200-300 किसान मिलकर एक एपीओ बना लिया। उसके मकान की वैल्यू नहीं थी। अब मकान की किसी की 10 लाख, किसी की 20 लाख, किसी की 50 लाख। एक गांव में मान लो पूरे गांव के लोगों ने एपीओ बनाया, उनके पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई गांव की 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। तो वो गारंटी उनकी प्राथमिकता हो गई कि वो लोन ले सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट डलेगा। किसी के लिए भी वेयर हाउस डल जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे। तो किसान को जैसे वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज में उसने माल रखा तो 75% उसको ऋण मिल जाएगा सस्ते ब्याज पर। मोदी जी का संकल्प है कि बिचौलिए खत्म करना,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सीधे किसान को लाभ देना। और इसलिए हमने किसानों की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देकर अब किसान के एफपीओ बनेंगे, किसान उत्पादक समूह। जिस प्रकार ये किसान एक किसान ने लगाया, अगर ये 300 किसान से लेकर 3000 किसान तक का एक समूह बन सकता है। और ये जो सामूहिक खेती करेंगे, खेती अपनी अपनी करेंगे, लेकिन खाद, बीज और दवाई इनको डायरेक्ट देंगे, तो बिचौलियों को जो कमीशन और जब महंगी मिलती है वो सस्ती मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता की मिलेगी। सस्ता खाद भी, दवाई होगी, तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। और किसान खुद अपना वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, सुपर अपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट, आलू की चिप्स बनाने का जो भी वो बनाएगा। और चलिए ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। बात करेंगे किसानों की, अन्नदाता की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। नया कृषि कानून भी किसानों के हित में है। 3 दिसंबर को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। सभी किसान नेता बातचीत के लिए आमंत्रित किए गए हैं। किसानों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के लोग अपने गिरेबान में झांके, ये भी कहा। 10,000 एफपीओ बनाने का काम चल रहा है। ये सारे जो काम हैं, ये किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर में नए कानून का सवाल है, ये नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। मैंने इससे पूर्व भी अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की। काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात करेंगे कांग्रेस की। उपचुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जा रही है। विधानसभा उम्मीदवार और प्रभारियों की तरफ से मिली गोपनीय रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट अनुशासन समिति को भी भेजे जाएंगे, जिसमें भिंड में डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की शिकायत और सागर के सुर्खी, रायसेन के सांची से लेकर कई विधानसभा सीटों पर भीतर घात की जानकारी मिली है, जिसके बाद पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो सकती है। शिकायत की गई है तो वो सही है कि नहीं है। अगर पार्टी के पास उसकी जानकारी आती है, बाकायदा अगर शिकायत दर्ज होती है तो उसका हम लोग संज्ञान में लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल इस तरह के वीडियो और ऑडियो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। तो जब हमारे प्रदेश कांग्रेस पे कोई विधिवत शिकायत करेगा तो हमारे यहाँ जो अनुशासन समिति है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। अगर कोई ऐसी बात आती है तो वहाँ पे चर्चा चल रही है, माननीय अध्यक्ष जी सबसे चर्चा करते हैं। वहाँ पे हमारे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 2-3 वरिष्ठ पदाधिकारी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। और खास खबर के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। बात इंदौर की कर लेते हैं। मिनी मुंबई है और यहाँ पर प्रशासन, पुलिस और नगर निगम तीनों ने मिलकर एंटी गुंडा अभियान यहाँ चला रखा है और इस अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। बदमाश गुंडे जो हैं उनके ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है। गुरुवार को भी नगर निगम ने 3 बदमाशों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। निगम की रिमूवल टीम ने चंदन नगर थाना क्षेत्र के साथ ही गांधी नगर क्षेत्र में बदमाशों के अवैध निर्माण को ढाया है। सुबह सबसे पहले निगम के अमले ने चंदन नगर के ई सेक्टर में हिस्ट्री शीटर असलम उर्फ मोटा के 2 मकान को अवैध हिस्सों को ढा दिया। असलम ने नदी किनारे की जमीन पर कब्जा कर मकान खड़ा कर लिया था। सेक्टर सी में निगम ने संजय राठौर के मकान पर भी बुलडोजर चढ़ाया।
इसके अलावा गांधीनगर में गुंडे राजकुमार खटीक के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। हिस्ट्री शीटर असलम पर एनएसए, आबकारी और लूट जैसे 23 से ज्यादा मामलों में प्रकरण दर्ज है। संजय राठौर पर 8 थाना क्षेत्रों में 43 मामले दर्ज हैं। इसमें लूट, धारा 307 और बलवा जैसे अपराध दर्ज हैं। इसके अलावा राजकुमार खटीक और उसके भाई पर भी कई अपराध दर्ज हैं और फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं। संजू का दूसरा ठिकाना है जहां सुबह से कार्यवाही देखने को मिल रही है। इसके साथ और बात दुर्घटना की करते हैं। एक हादसा पेश आया सतना के नंदा उचेहरा मार्ग पर। यह दुर्घटना हुई जिसमें एक अज्ञात वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी और इसमें दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची नागौद थाना पुलिस ने मौके से ही शवों को कब्जे में लिया। युवकों की पहचान हालांकि अभी नहीं हो पाई है। नागौद उचेहरा मार्ग पर नंदा गांव के पास यह हादसा हुआ है। दोनों मृतकों की उम्र लगभग 22 साल बताई गई है। और बात हरदा की कर लेते हैं। वैसे हरदा की पुलिस छोटी मोटी कार्रवाई पर अपनी जमकर पीठ थपथपाती नजर खुद ही आती है, लेकिन यहां डंपरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तस्वीरें ये इस बात की गवाह हैं कि शहर के बीच से निकलने वाले डंपर बगैर रॉयल्टी के रेत को ढो रहे हैं। खनिज, परिवहन और पुलिस विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से डंपर चालक अब तो एसपी और कलेक्टर के बंगले के सामने से भी डंपर लेकर गुजर रहे हैं। पुलिस की माने तो ओवरलोड डंपर पर कार्रवाई होती है और गति नियंत्रित के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है। फिलहाल ओवरलोड डंपरों के खिलाफ अब अभियान चलाने का आश्वासन दिया जा रहा है। और खबर अनूपपुर के जुतहरी गांव से, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक बच्चा जो है उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले शख्स ने भी घटना के बाद खुदकुशी कर ली है और इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह पारिवारिक रंजिश बताई गई है। मैं जब 1:30 बजे रात यहाँ से आवाज़ आया, चिल्लाया दौड़ो, तो मैं वहाँ से उठा देखा तो पूरा जल रहा था। तो मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछा, उठाया लकड़ी, लाइट गिराने गया, लाइट गिराया। इसके बाद में मोटर चालू किया। तब तक में एक लड़का और अंदर चिल्ला रहा था, उसको हथौड़ा लेके बचाए, तोड़ दिए दरवाजे। उसको निकाला तो भी झुलसा गया था, उसको छोड़ के फिर मैंने चालू कर दिया सिर्फ पानी बुझाया, गाड़ी बुझाया, दरवाज़ा बुझाया। इसके बाद मैंने जाने का अंदर प्रयास किया, जो आवाज़ आ रहा था कि बचाऊंगा, तो विस्फोट हुआ तो मैं चले गए उधर। ये चोट आई। ओमकार, चेतराम और दीपक विश्वकर्मा ये तीनों भाई हैं। और ये जो दीपक विश्वकर्मा हैं ये जथेरी में गैरेज का काम करता था और खाना इन्हीं के साथ में ही बनता था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से मनमोह देने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर एक बाघिन अपने बच्चे को दुलार करती हुई नजर आई और बच्चा भी अपनी मां के साथ खेलता नजर आया। बच्चे को दुलार करती बाघिन का नाम नैना है। बाघिन नैना और उसके शावक के दुलार का ये नजारा पार्क आए पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। मुझे और मेरे सहयोगी कमरुद्दीन दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।